हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने पढ़ क्या रखा है, पहले से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। हमने पढ़ लिया था इनिशियली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ ली थी। जब मैंने आपको हिस्ट्री प्लानर दिया है तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वाला यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर आ चुके हैं और उसके बाद हम सिविक्स पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फेसिज्म, नाजिज्म और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हमने पढ़ लिया है, यूएन भी पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं मेजर एजेंसीज ऑफ यूएन। ठीक है, तो यूएन की एजेंसीज कौन-कौन सी हैं वो आप देखो। यूएन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना, जैसे इंडिया में अलग-अलग सेपरेट-सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे डिफेंस का डिपार्टमेंट अलग है, चाइल्ड एंड वुमेन केयर का अलग है, एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर यूएन में इतना वर्ल्ड वाइड भैया सब हैंडल कर रहे हैं डेटा, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स डिवाइड हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट, कोई हेल्थ देखेगा, कोई बच्चों के लिए देखेगा, कोई आपके रिफ्यूजीज़ के लिए काम करेगा, कोई डिफेंस के लिए काम करेगा, कोई पीस के लिए काम करेगा, कोई सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह तो हम पढ़ चुके हैं ना, रिमेंबर? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी 3 इंस्टीट्यूट जो आपके सिलेबस में, ठीक है? क्विकली खत्म करेंगे इसको, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितनी क्विकली आप इसको खत्म कर सकते हो क्योंकि ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। बस हेडक्वार्टर देखने हैं, फॉर्मेशन का ईयर देखना है और इसमें क्या-क्या इनके क्राइटेरियाज़ होते हैं या फिर क्या-क्या इनके फंक्शन है, बस और कुछ नहीं। और बस आपके 3 ही असेंबलीज़ हैं, 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है आपके सिलेबस में। स्टार्ट करते हैं मेजर एजेंसीज़ में। आपका पहला है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है? यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भैया चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ठीक है? चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो डेफिनिटली चिल्ड्रंस की ग्रोथ और नर्चरमेंट से रिलेटेड हो गई है। ऐसा फंड एलोकेट किया जाएगा जो बच्चों के लिए यूज़ होगा। पर कौन यूज़ करेगा? डेवलपिंग कंट्रीज़ यूज़ करेंगे। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, उनके लिए होता है। बट ये फॉर्म कब हुआ था ये बताओ पहले? तो ये फॉर्म हुआ था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यानी कि 1945 के जस्ट बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे बच्चे और माएँ जो थी वो भी एक्सप्लॉइट हुई। बहुत सारी वुमेन थी जो कि एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट बनी। उनके लिए फाइनली एक एजेंसी बनाई गई दैट वाज़ यूनिसेफ, ठीक है? तो उनके लिए कब ये एजेंसी बनाई गई? 1946 में बनाई गई। देखो, यूनिसेफ एक ऐसी एजेंसी थी जो जनरल असेंबली ने अपनी 1946 में एक असेंबली की, जनरल असेंबली ने, जो कि 1945 में ही फॉर्म हो चुकी थी। उसने क्या किया कि एक यूनिसेफ नाम से एक एजेंसी बनाई, एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि काम करेगा बच्चों के वेलफेयर के लिए, जो कि फंड भी रेज़ करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के बच्चों को अच्छे से नर्चर करने के लिए। तो इसका काम क्या है वो देख लेते हैं और हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो कंपोज़िशन है वो क्या है? देखो, यूनिसेफ किस पर डिपेंड करता है? यूनिसेफ डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ मैनी कंट्रीज़। वॉलंटरी भी आप उसमें फंड दे सकते हो कि भैया जो कंट्री चाहते हैं कि वॉलंटरी मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँ, तो वो वॉलंटरी भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो? आप डोनेशन भी कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फंड आपका आता है वो होता है आपका सेल ऑफ ग्रीटिंग्स, ठीक है? सेल ऑफ ग्रीटिंग्स में क्या होता है कि आप कोई ऐसा, जैसे आप बड़े खुश हो, आपके पास पैसे हैं और आप चाह रहे हो कि डोनेशन कर दो, तो आप एक ग्रीटिंग कार्ड की तरीके से कार्ड्स खरीद सकते हो और वो डोनेशन के फॉर्म में यूनिसेफ में चला जाता है। तो इस तरीके से भी आप डोनेशन कर सकते हो। कई सारे कंट्रीज़ बहुत सारे क्रिकेट, स्पोर्ट्स, गेम्स इसकी वजह से ये सब भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उससे भी फंड आ जाता है। तो इन शॉर्ट फंड देना भी कई तरीके का प्रोसीजर है जिसमें 4-5 प्रोसीजर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेल ऑफ ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स है, अदर देन दैट आपके ऑर्गनाइज़ेशंस भी फंड को रेज़ करवाते हैं, ठीक है? तो यूनिसेफ में फंड भी आ गया, ठीक है? और बच्चों के लिए काम भी कर दिया। और क्या-क्या करता है ये? कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिसेफ इज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन स्पेशली। मैंने आपको बताया डेवलपिंग कंट्रीज़ में चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फंक्शंस ऑफ द यूनिसेफ देखो, इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन हू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, हैव हेल्थ कंसर्न एंड लुक आफ्टर देयर वेल बीइंग। मतलब कि जो बच्चा है, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे का मोर्टेलिटी रेट भी कम ना हो, कम करने के लिए ये सारे काम कौन करेगा? यूनिसेफ करेगा। समझ रहे हो? मतलब हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अपना इन्फेंट्री में ही काफ़ी सारे बच्चे मर जाते हैं। कोई माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कोई स्टंटिंग का शिकार है, किसी के पास इम्यूनाइज़ेशन नहीं है, किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही है। ठीक है, किसी-किसी के माँ-बाप के पास पैसे नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है और किसी-किसी के माँ-बाप के पास अवेयरनेस नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो यूनिसेफ क्या करता है, अवेयरनेस भी आपके लिए करके आता है और साथ में फंड भी रेज़ करवाता है सो दैट आपके चिल्ड्रन को इम्यूनाइज़ेशन भी मिल सके।
कई सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ करता है। किसके लिए? वैक्सिनेशन के लिए। कई सारी डिज़ीज़ के लिए भी आपका क्या करता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन लगाता है, कि आपको ये पता चले कि हाँ, क्या-क्या काम हो रहे हैं। एंड इसके साथ में वो चिल्ड्रन के लिए राइट्स पर भी काम करता है। इफ इन केस बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है इंटरनेशनली, तो वो उन राइट्स पर भी काम करेगा। बच्चों के लिए मतलब लीगली सब कुछ होता है, क्योंकि बच्चे खुद के लिए तो नहीं लड़ सकते, इसलिए यूनिसेफ उनके लिए पूरी तरह से लड़ता है। यही आपके इस पूरी पीपीटी में लिखा हुआ है। ठीक है? बात समझ आई यूनिसेफ क्या कर रहा है? इन शॉर्ट बच्चों के लिए सब कुछ करेगा। अच्छा कौन-कौन सी पर्टिकुलर डिसीज़ है जिस पर यूनिसेफ काम करता है वो देख लो। इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा वो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये देखो, इट टेक्स सेवरल स्टेप्स टू प्रिवेंट डिसीज़ सच एज़ ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड स्किन डिसीज़। ये सारी डिसीज़ पर भी ये काम करता है, ठीक है? और साथ में ये क्या करता है राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन पर भी काम करता है। यानी यूनिसेफ बच्चों के लिए इन शॉर्ट सारे काम कर देता है। ठीक है? समझ आई यूनिसेफ? चलो नेक्स्ट देखो। हमारे इंडिया में यूनिसेफ का क्या काम है? ऑब्वियसली इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वो क्या कर रहा है? नर्चर और ग्रोथ के लिए सब कुछ कर रहा है। फंड भी रेज़ करवा रहा है। हमारे यहाँ पे बच्चों का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए, इसके लिए भी काम कर रहा है, ठीक है? तो यूनिसेफ ही है जो हमारे साथ मिल कर के आगे बढ़ रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़ें। और हमारा अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो डेफ़िनिटली फ्यूचर भी आपका ग्रो करेगा। इसीलिए यूनिसेफ का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदर देन दैट हमारे इंडिया में जो ओआरटी थ्योरी है, ओआरटी थेरेपी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ओरल रिहाइड्रेशन की थेरेपी है, ठीक है? ओरल रिहाइड्रेशन की थेरेपी जिसकी वज़ह से बच्चे क्या होते हैं, कई बार निमोनिया हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता है, दस्त दस्त आपने सुना होगा ना, ये सारी चीज़ों की वज़ह से गाँव में आपके मोस्टली बच्चे इसी वज़ह से मरते हैं और वो बचपन में ही मर जाते हैं। 5 इयर्स के पहले ही उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उससे पहले ही दे डाइड। तो ये सारे जो काम है, ये सारा यही यूनिसेफ ही करवाता है। यूनिसेफ ही इस चीज़ को प्रमोट करता है। एक टाइम पर ओआरएस हमारे कंट्री में नहीं था, ओआरएस को प्रमोट करना सारी चीज़ें यूनिसेफ ने करवाई थी, ठीक है? तो अभी तो बच्चों को ओआरएस दे कर के हम डायरिया, डिप्थीरिया जैसी चीज़ों से बच जाते हैं। इन शॉर्ट ना उन्हें हम बीमार पड़ने देंगे, उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएँगे, उनका वैक्सिनेशन भी करेंगे। कौन करेगा? यूनिसेफ मिल कर के करेगा इंडिया के साथ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन, दूसरा ऑर्गनाइज़ेशन, पहला हमने पढ़ लिया यूनिसेफ, सेकंड हमारा क्या है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन। नाम से समझ में आ रहा है हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड है। ऑब्वियसली दुनिया में कोई भी डिज़ीज़ हो जाए, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड हो जाए तो डब्ल्यूएचओ की तरफ हम ऐसे देखते हैं कि भैया बता दो, होने क्या वाला है। रिमेंबर कोविड के टाइम पे डब्ल्यूएचओ की स्टेटमेंट के लिए हम कितना वेट कर रहे थे कि पैंडेमिक है कि एपिडेमिक है। जब डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया तो हमने कर दिया हाँ, 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 ऐसा ही है, सही है, सही है। जबकि डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी पहले ही बोल दिया था कि भैया बच के रहना, फैल रहा है ये, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब स्प्रेड हुआ, जब उसने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये पैंडेमिक है, तो लोगों को समझ आया कि भैया पैंडेमिक है, बच के रहो, हर जगह फैल रहा है, सब रोको। तो थोड़ा लेट हो गए थे हम, डब्ल्यूएचओ भी थोड़ी-सी लेट हो गई थी स्टेटमेंट देने में। तो डब्ल्यूएचओ की तरफ हम देखते हैं हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। हम देखते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें डब्ल्यूएचओ हमें प्रोवाइड कर दे। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई भी डिज़ीज़ फैल रही है या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई डेटा है, सारी चीज़ें डब्ल्यूएचओ मैनेज करती है। आपका ईयरली डेटा भी देती है कि आपके यहाँ पर हेल्थ कैसी है और इंडिया इसमें काफ़ी खराब आती है अक्सर ही। अब की बार से डब्ल्यूएचओ का डेटा है ना तो ज़रूर ध्यान देना। अच्छा डब्ल्यूएचओ फॉर्म कब हुई थी वो देख लो फटाक से। देखो अप्रैल 7 1948 को फॉर्म हुई थी, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारी डिसीज़ेज़ थी जो फैल रही थी, तो डब्ल्यूएचओ उसी समय फॉर्म की गई। देखो यूएन ऐसी एक चीज़ थी जिसको काम करना था पीस पर, ठीक है? जो काम करना चाहती थी कि भैया पीस आगे बढ़े, सिक्योरिटी आगे बढ़े। जिसको ये सब का अमन और शांति लानी थी, इन शॉर्ट, ठीक है? अमन और शांति लाने के लिए उसने जो-जो ऑर्गनाइज़ेशन बना सकती थी, उसने वो सारे बनाए। उसमें से एक है आपका डब्ल्यूएचओ क्योंकि जब हेल्थ अच्छी, तो नेशन अच्छा, ठीक है? इसलिए। तो 7th ऑफ अप्रैल 1948 को बना जिसकी वज़ह से 7 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? ये देखो 7 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज़ वर्ल्ड हेल्थ डे। इसको याद रखना हमेशा 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे 7th ऑफ अप्रैल 1948 में फॉर्म ज़रूर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी होगा कहीं पर? डेफ़िनिटली इसका हेडक्वार्टर भी है ये देखो, इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जहाँ पर सुंदर-सुंदर बर्फ है वहाँ पर हेल्थ का आपका क्या है हेडक्वार्टर। जहाँ पर अच्छी-अच्छी ग्रीनरी है, अच्छी-अच्छी बर्फ है। सबसे ब्यूटीफुल जगह मैं कह सकती हूँ स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर हमारी हेल्थ है क्योंकि हेल्थ अच्छी रहती है ना अच्छी चीज़ें देखने से। तो ऐसे करके याद कर लो। जहाँ पर देखने पर आपको अच्छा लगे, जिस जगह पर, जिस कंट्री में ब्यूटीफुल व्यूज़ हो, वहाँ पर हेल्थ अच्छी रहेगी और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी वहीं है। ठीक है? तो आप देखो और क्या-क्या ये करती है देखो।
डब्ल्यूएचओ हैज डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। ये क्या करती है, पूरी तरह से कंप्लीटली हेल्थ से रिलेटेड चीजों पर काम करती है, चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो। यूनिसेफ भी कर तो रही थी, लेकिन वो सिर्फ चाइल्ड से रिलेटेड थी। डब्ल्यूएचओ ओवरऑल देखेगी, बच्चे हों, बूढ़े हों, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, डब्ल्यूएचओ सबके लिए काम करेगी। तो ये मतलब ज्यादा ह्यूज हो गया थोड़ा सा। फंक्शंस क्या हैं डब्ल्यूएचओ के, क्विकली देख लेते हैं। ये क्या करती है, इट हेल्प्स मेनी कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सिस्टम। ऑब्वियसली हेल्थ का डेटा प्रोवाइड करती है, हेल्थ के बारे में क्राइटेरियाज बताती है कि आपको ये सब करना है, एसडीजी गोल्स फॉलो करने के लिए बताती है कि आप ये करोगे तो एसडीजी गोल्स फॉलो होंगे। तो डेफिनेटली हर कंट्री के लिए काम करती है और बताती है कि भैया अपना हेल्थ सिस्टम ऐसे इम्प्रूव करो सो दैट डेटा कैन बी बेटर। ठीक है, फिर क्या करती है देखो, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड मेडिसिन रिक्वायर फॉर मेडिकल पर्पस। मान लो कहीं भैया जरूरत है, कोविड के टाइम पे वैक्सीन की बहुत जरूरत थी, मलेरिया के टाइम पे भी बहुत सारी वैक्सीन की जरूरत थी, तो किसी किसी कंट्री के पास क्या होती है कि वैक्सीन होती हैं, जनरेट कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं। कुछ कंट्री जैसे अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर रिसर्च सिस्टम बहुत स्लो है। तो क्या होता है कि डब्ल्यूएचओ एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर देती है कि आप वहां से ऐसी कंट्रीज में वैक्सीनेशन ड्रग्स भी आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ एक मीडियम भी बनाती है। फाइन, अदर देन दैट क्या करती है कि इट प्रमोट्स रिसर्च स्टडीज टू क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज। तो जितनी भी रिसर्च होती है रिलेटेड टू द डिजीज, अभी कोविड आया था, कोविड के लिए डिजीज की आपकी पूरी पूरी रिसर्च हुई, वैक्सीनेशन की रिसर्च हुई। हर कंट्री ने फटाक से स्टार्ट किया कि भैया क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो आप। वो सारी चीजें डब्ल्यूएचओ ने की। ठीक है, प्रमोट किया सारी चीजों को, हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ डब्ल्यूएचओ। और देखो क्या किया, इट एम्स टुवर्ड्स फाइटिंग डिजीज एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये प्रिवेंट करने का काम तो करती है, मेडिसिन तो देती ही देती है, साथ में ये कोशिश करती है कि स्प्रेड भी ना हो, इसके लिए ये एम भी डिसाइड करती है। जैसे मलेरिया को रोकना है इस टाइम तक, सोचा तो था लेकिन नहीं हो पाया। टीबी को रोकना है 2005 तक, लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी हमारे यहाँ टीबी के लिए 2025 एम बनाया गया इंडिया में कि 2025 तक हम कवर कर लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। इसी तरीके से कई डिजीज होती हैं जो फैलती जाती हैं, और हाँ, डब्ल्यूएचओ डिसाइड करता है कि इस टाइम तक हमें इसको स्प्रेड को रोकना है, हमें इसको प्रिवेंट करना है। ये सारा काम कौन करता है, डब्ल्यूएचओ करता है। ठीक है, और फिर सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं। अच्छी चीज़ है ना, वरना कंट्रीज़ काम नहीं करेंगे। आपको अगर कोई एक गोल दे दिया जाए तो आप ज़्यादा अच्छा काम करोगे। इसलिए आप देखो, इट मेक्स स्पेशल एफर्ट फाइटिंग अगेंस्ट डायरियल डिजीज अमंग द इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। ये भी डायरिया और इन सारी चीज़ों पर बहुत ही बढ़िया से काम करता है। ठीक है? अदर देन दैट और कुछ इसमें रह गया है? हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रह गई कि डब्ल्यूएचओ हैज़ लॉन्च्ड इम्पोर्टेंट प्रोग्राम टू इम्यूनाइज़ चिल्ड्रन अगेंस्ट मीज़ल्स, डिप्थीरिया, टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो एंड वूपिंग कफ। मतलब कि मिशन इंद्रधनुष जो इंडिया में वैक्सीनेशन के लिए काम करता है, महिलाओं और बच्चों को प्रॉपरली वैक्सीनाइज करता है, गर्भवती महिलाओं को यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, और बच्चों को भी, इन्फेंट्स को भी। तो वो किस किस के रिलेटेड होता है इम्यूनाइजेशन, वो है आपका मीजल्स, डिप्थीरिया, टिटनेस, ट्यूबरोक्लोसिस, पोलियो और वूफिंग कफ। इन डिजीज को रट लो। ठीक है, क्योंकि आ सकता है कि इसके फंक्शंस में, डब्ल्यूएचओ के फंक्शंस में कौन कौन सी डिजीज है जिस पर वो काम करता है। तो कौन कौन सी है, वूपिंग कफ हो गई, डिप्थीरिया हो गई, डायरिया हो गई, और कौन सी हो गई आपकी, ये देखो मीजल्स हो गई। ठीक है, टिटनेस हो गया, ट्यूबरोक्लोसिस हो गई, और पोलियो हो गई। ठीक है, तो इतनी बीमारियां हैं जिस पर ये काम करता है। मलेरिया इसमें कंसिडर नहीं होता है। मलेरिया किसमें कंसिडर हो रहा था, यूनिसेफ वाले में। मलेरिया किसमें कंसिडर हो रहा था, यूनिसेफ, मलेरिया यूनिसेफ में हो रहा था, डब्ल्यूएचओ में नहीं हो रहा है। डब्ल्यूएचओ में ऐसी डिजीज है जो कि वायरस वाली होती है, जो कि जिनके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, वो वाली डिजीज है, जैसे कि डिप्थीरिया, मीजल्स, टिटनेस, ट्यूबरोक्लोसिस, पोलियो, और आपकी कौन सी है, वूपिंग कफ। ठीक है, रट लेना है इसको। ठीक है, चलो, आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट इंस्टीट्यूट और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसके साथ। देख रहे हो कितना छोटा सा चैप्टर है, और कितनी सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा है भी नहीं। हेडक्वार्टर्स याद करने हैं, फॉर्मेशन का ईयर याद करना है, और क्या क्या याद करना है, बस फंक्शन याद रखने हैं थोड़े से, बस। और वैसे भी फुल फॉर्म से समझ में आ जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। अब इसका देखो, यूनेस्को, यूनेस्को तो हमने सुना है, यूनेस्को का फुल फॉर्म जैसे ही देखोगे समझ आ जाएगी कि ये काम क्या करेगा। तो यूनेस्को काम करता है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि साइंस पे भी काम करेगा, एजुकेशन पर भी काम करेगा, और कल्चर पर भी काम करेगा। क्यों,
पीस को स्प्रेड करने के लिए, समझ रहे हो? सारी चीज़ें क्यों काम कर रही हैं? पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अच्छा ये एजुकेशन, साइंस और कल्चर से पीस कैसे जनरेट होगी ज़रा मुझे कोई ये बता सकता है? एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करने से पीस जनरेट होगी, क्यों? कैसे होगी? बताती हूँ। ठीक है, पहले देखो ये फॉर्म कब हुआ, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर जब हम इसके फंक्शन देखेंगे तो हम खुद समझ जाएँगे कि क्या है, ठीक है? अच्छा यूनेस्को सुना तो है ना? यूनेस्को साइट्स इंडिया में। अभी मैं बताऊँगी कि आपको कि यूनेस्को की कितनी साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है? याद है अगर तो कमेंट करो कितनी साइट्स हैं टोटल यूनेस्को की इंडिया में, ठीक है? कितनी साइट्स हैं टोटल, ठीक है? नंबर ऑफ साइट्स और अभी रिसेंटली एक ऐड हुई है 2023 में, उसको भी बताओ, ठीक है? चलो देखो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म रट लेना ठीक है क्या ही दिक्कत है यूनेस्को इसके नाम से ही आपको देखो UNESCO उसी से ही पता चल जा रहा है तो इतना तो टफ तो है नहीं ठीक है उसका फुल फॉर्म याद कर लेना समझ गए उसके बाद क्या है ये आपका बनाया गया था 4 नवंबर 1946 यानी 4 नवंबर 1946 को बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में कहाँ पर है पेरिस में हेडक्वार्टर है ठीक है यहाँ पर लिखा होगा देखो हाँ इट इज हेडक्वार्टर इज इन पेरिस ठीक है अदर देन दैट ये काम किस पर करता है पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए पर कैसे काम करता है मतलब साइंस कल्चर और एजुकेशन कैसे प्रमोट करती है पीस और सिक्योरिटी को वो देख लेते हैं functions of UNESCO in communication it helps to developing and underdeveloped countries in developing communication it improves the quality of the press film video devices it upholds the freedom of press and more देखो एजुकेशन अगर स्प्रेड हो जाएगी एजुकेशन अच्छी से चलेगी तो आप क्या करोगे आप ग्रो करोगे आप दूसरे कंट्रीज में भी पढ़ने जाओगे आप रिसर्च करने जाओगे यानी कि आप क्या कर लोगे लोगों से कांटेक्ट करोगे लोगों से कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा जैसी जैसी आपकी एजुकेशन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाओगे अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप अदर लैंग्वेजेस भी सीखो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं आपको अदर लैंग्वेजेस भी सीखनी आएंगी आप जर्मनी में जाकर के भी काम करोगे आप कहाँ आप यूएसए में जाकर के काम करोगे आप चाइना में जाके काम करोगे ये सब कब पॉसिबल होगा जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी और आप अदर कंट्रीज में भी जाओगे और इसकी वजह से क्या होगा आप अलग अलग कंट्रीज के साथ में रहोगे तो क्या होगा आपको फेवर मिलेगा उन कंट्रीज वाले आपको फेवर देंगे और हम लोग भी उस कंट्री वाले को पसंद करेंगे कि ठीक है आपस में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा अच्छी बात है एजुकेशन से कम्युनिकेशन बढ़ गया साइंस और रिसर्च से क्या होगा और कल्चरल से क्या होगा वो देखते हैं देखो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या है मतलब कि अपना जो कल्चर है अपनी जो चीजें हैं जिसको हम ग्लोरीफाई करते हैं वेदास हो गए मॉन्यूमेंट्स हो गए मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई उन सब चीजों को हम क्या करेंगे ग्लोरीफाई करेंगे सेव करेंगे प्रिजर्व करेंगे और उसके लिए फंड भी एलोकेट करेंगे उसके लिए नए नए ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाएंगे उसके लिए फेयर फेस्ट जो भी हो सकता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर वो सब कुछ करता है यूनेस्को ठीक है पेट भी लगाई जाती है बुक्स के लिए लैंग्वेजेस के लिए ये सब यूनेस्को प्रोवाइड करवाता है ताकि आपके जो मॉन्यूमेंट्स लैंग्वेजेस जो भी चीजें हैं आपके कल्चर से रिलेटेड वो सब प्रमोट हो ठीक है और जब आपका कल्चर प्रमोट होगा आप दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करोगे दूसरे के कल्चर के ग्लोरियस वे में जानोगे तो आप और ज्यादा अच्छे से सबके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे और आप पीस को हार्मनी को क्रिएट करोगे ठीक है अदर देन दैट देखो इट सेंड्स कल्चरल मिशन टू वेरियस कंट्रीज एज आई टोल्ड यू अलग-अलग जगह पर बहुत सारी फेस्ट ऑर्गेनाइज होती हैं, फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कि आप भैया कल्चरल प्रमोशन के लिए और कुछ थोड़ी ना है। जहाँ जगह-जगह कहीं पर बुक फेस्ट लगा दी गई, ऐसे तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ में यूनेस्को एक लिस्ट भी प्रोवाइड करती है, हर साल आप उस लिस्ट में अपने नाम एनरोल करवाते हो सो दैट यूनेस्को आपको प्रिज़र्व करने के लिए, आपकी चीज़ों को बचाने के लिए फंड भी देती है, हेल्प करती है, प्रॉपर पॉलिसी चीज़ें सब कुछ बनवाती है वो। समझ रहे हो यूनेस्को के पास अच्छे लोग हैं ना मतलब ज़्यादा ज़्यादा अप्रोच उसकी अच्छी होगी। तो अगर आपका कोई मॉन्यूमेंट या कुछ है, जो यूनेस्को के अंदर आ जाता है, उसके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, ठीक है? अगर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर आ गया, तो वो यूनेस्को पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा कि आप उसको बचा के रखो हमेशा के लिए। अब मुझे ये बताओ यूनेस्को में क्या-क्या है? कोई-कोई साइट्स हैं? अब कोई याद आ रही है, क्लिक कर रही है, कोई भी साइट आपको क्लिक कर रही है कि यूनेस्को में कोई भी साइट है? हाँ, है भैया, कितनी साइट्स हैं पता है? 42 इंडिया के 42 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के अंडर आती हैं, ठीक है? यूनेस्को ने 42 साइट्स पर अच्छे से काम कर रखा है, उनको अपनी लिस्ट में डाला हुआ है। क्या ये 42 साइट्स मॉन्यूमेंट्स ही हैं या फिर कुछ और क्राइटेरिया भी है? अभी बताती हूँ, ठीक है? पहले देखो
इन 1949 अ नेशनल कमीशन फॉर कॉपरेशन विद यूनेस्को वाज सेट, मतलब इंडिया में एक नेशनल कमीशन भी फॉर्म कर दिया गया। कब फॉर्म कर दिया गया? 1949 में। किस लिए? यूनेस्को के साथ काम करने के लिए। देखो यूनेस्को तो काम कर ही रही है, बट साथ में जब तक अपनी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तब तक कैसे चलेगा? ठीक है, तो यूनेस्को के साथ मिल करके इंडिया क्या करती है? ग्लोरीफाई करती है अपने कल्चर को, अपनी साइंस को, अपनी एजुकेशन को। ठीक है, और हमारी साइट्स कितनी है? दैट इज 42। This consisted of 5 subcommittees: education, social science, natural science, cultural and communication. इसके अंदर हमारी 5 कमिटीज हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है और कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, और साथ में क्या है? एक नेचुरल साइंस, मतलब कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी यूनेस्को काम करता है। इसका मतलब हमारे जो नेशनल पार्क हैं वो भी यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं क्या? डेफिनेटली। देखो 42 साइट्स में से इज इट विजिबल? एक सेकेंड, देखो 42 साइट्स में से आपका क्या है ना कि 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं। नेचुरल साइट्स मतलब नेशनल पार्क्स में आते हैं, नंदा देवी हो गया, ये सारे पार्क आते हैं 7। और एक आपकी मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि वो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। बाकी आपके जो कितने बच गए इसमें से? 7 1 8 निकाल दो, कितना बचा? 34 बचा, राइट? तो बाकी के जो 34 हैं वो आपके कल्चरल है। ठीक है, कल्चरल मतलब ताजमहल, अजंता, अलोरा और अकबर किला, ये सारी चीजें, ये सारे मॉन्यूमेंट्स आपके कल्चरल में आएंगे। ठीक है, रिसेंटली जो ऐड हुआ है 2023 में, वो मैंने आपसे पूछा कि अभी रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है। अगर पता नहीं है तो प्लीज गूगल इट एंड कमेंट। ठीक है, ये सारे जनरल अवेयरनेस की चीजें भैया, अपने को स्पार्क बना के रखना है चीजों का कि पता है मुझे ये सब भी। हिस्ट्री के साथ साथ प्रेजेंट का भी जानो। ठीक है, तो आपका यूनेस्को भी खत्म होता है यहाँ पर। और यूनेस्को आपको क्या करता है? प्रोवाइड्स फंड एंड वेरियस एक्सपर्ट सर्विसेज फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एज आई टोल्ड यू। यूनेस्को आपको पूरी तरह से कंप्लीटली हेल्प करेगा कि भाई अपने जो कल्चर है आपका, आपका जो मॉन्यूमेंट्स है उसको आप सेव करो, अच्छे से प्रिजर्व कर पाओ और बचाओ। उसके लिए रिसर्च भी करवाता है, सब कुछ करता है। तो आपके 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे? यूनिसेफ पढ़ा हमने, यूनेस्को पढ़ा हमने और डब्ल्यूएचओ पढ़ा। बस हमारी मेजर एजेंसीज भी खत्म होती हैं। और इसके साथ ही अब आपके मैं एमसीक्यूज भी करा दूंगी फटाफट से इस चैप्टर के, और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर हम चलेंगे, जल्दी से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मिड अक्टूबर तक हमको हिस्ट्री खत्म करनी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। उसके बाद हमारे क्विक रिवीजन वन शॉट वाले चलेंगे। क्विक रिवीजन में आपको मैं सारे पेपर प्रीवियस वाले सॉल्व करवाऊंगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, सारे चैप्टर रिवाइज कराऊंगी वन बाय वन, और आपको उनके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, शॉर्ट और लॉन्ग, क्योंकि एमसीक्यूज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी एमसीक्यूज के टेस्ट मॉक टेस्ट बना करके मैं आपसे लेने वाली हूँ। ठीक है, बस मिड अक्टूबर तक रुक जाइए, उसके बाद हिस्ट्री आपकी ओवर। ठीक है, फिर खूब अच्छे से रिवाइज करिएगा प्लीज। अभी 3 बार वाली स्ट्रेटेजी मत भूलिएगा। अभी जब भी आप पढ़ो फ्रेश रहता है, इसलिए 3 बार पढ़ो। बाद में एग्जाम में रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।